हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस से जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा रहा है, बौद्ध साहित्यों के अनुसार मगध के किस शासक ने वज्जित संघ के विरुद्ध युद्ध के दौरान महाशिलांकट नामक अस्त्र का संचालन करने के लिए एक विशेष सैन्य इंजीनियरिंग विंग का गठन किया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार मगध के किस शासक ने वज्जित संघ के विरुद्ध युद्ध के दौरान महाशिलांकट नामक अस्त्र का संचालन करने के लिए एक विशेष सैन्य इंजीनियरिंग विंग का गठन किया था। तो आपको याद रखिएगा, इंजीनियरिंग विंग का गठन किया था किसने? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अजातशत्रु ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा लोक सेवा आयोग ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर सकती है? भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा लोक सेवा आयोग ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर सकती है? तो याद रखिएगा, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर सकती है, अनुच्छेद 315 के तहत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा रहा है, आधुनिक नाभिकीय भौतिक में प्रयुक्त ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट सामान्य जल की तुलना में कितना होता है, जिसका कारण यह उच्च तापमान पर जमता है? आधुनिक नाभिकीय भौतिक में प्रयुक्त ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट सामान्य जल की तुलना में कितना होता है, जिसका कारण यह उच्च तापमान होता है? तो याद रखिएगा, भारी जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट में सामान्य जल की तुलना में कितना होता है? तो याद रखना है 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है। 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारी जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट सामान्य जल की तुलना में जो है 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिले में किस स्थान पर स्वतंत्र सेनानियों ने जगलाल चौधरी के नेतृत्व में ब्रिटिश थाने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था? वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिले में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों ने जगलाल चौधरी के नेतृत्व में ब्रिटिश थाने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था? तो याद रखिएगा, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में ब्रिटिश थाने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। तो याद रखिएगा, मढ़ौरा। स्वतंत्र सेनानी ने जगलाल चौधरी के नेतृत्व में ब्रिटिश थाने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, मढ़ौरा में। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा रहा है, जब प्रकाश की एक किरण किसी बेहद महीन कोलाइड घोल जैसे दूध या धुएं से गुजरती है तो प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे तीव्रता से होता है? जब प्रकाश की एक किरण किसी बेहद महीन कोलाइड घोल जैसे दूध या धुएं से गुजरती है तो प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा, नीला रंग का प्रकीर्णन जो है, स्कैटरिंग जो है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा, शेर शाह सूरी के केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे में दीवान ए कज़ा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी मुख्य काजी की नियुक्ति और उसके अधिकारों की संपुष्टि कौन करता था? शेर शाह सूरी के केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे में दीवान ए कज़ा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी मुख्य काजी की नियुक्ति और उसके अधिकारों की संपुष्टि कौन करता था? तो याद रखिएगा, मुख्य काजी की नियुक्ति और उसके अधिकारों की संपुष्टि कौन करता था? तो याद रखिएगा, स्वयं सुल्तान शेरशाह सूरी करते थे। मुख्य काजी की नियुक्ति और उसके अधिकारों की संपुष्टि कौन करते थे? स्वयं सुल्तान और शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, आधुनिक और सारणी के किस समूह ग्रुप के तत्वों को निकोटोजन
निक्टोजन निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह ग्रुप के तत्वों को निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा, निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है समूह 15 में। याद रखिएगा, समूह 15 में जो है निक्टोजन या नाइट्रोजन परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समूह 15 के तत्वों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा रहा है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे स्थानीय गारो जनजाति द्वारा मृत आत्माओं का निवास स्थान भी कहा जाता है? भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे स्थानीय गारो जनजाति द्वारा मृत आत्माओं का निवास स्थान भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, स्थानीय गारो जनजाति द्वारा मृत आत्माओं का निवास स्थान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मेघालय को स्थानीय गारो जनजाति द्वारा मृत आत्माओं का निवास स्थान भी कहा जाता है, मेघालय को। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है, वर्ष 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव के बाद गठित पहली कांग्रेसी सरकार में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कार्यभार संभाला था? वर्ष 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव के बाद गठित पहली कांग्रेसी सरकार में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कार्यभार संभाला था? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कार्यभार संभाला था? तो याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जो है जो स्वतंत्रता सेनानी के कार्यभार संभाला था, अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा है, मानव शरीर में पीत रस वाइल जूस का उत्पादन यकृत में होता है, लेकिन इस रस को अत्यधिक सांद्रित कनक्रेटेड और संचित करने का मुख्य कार्य रूप से कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में पीत रस का उत्पादन यकृत में होता है, लेकिन इस रस को अत्यधिक सांद्रित और संचित करने का मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? याद रखिएगा, अत्यधिक सांद्रित और संचित करने का कार्य जो है मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? तो याद रखिएगा, पित्ताशय गॉल ब्लैडर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पित्ताशय गॉल ब्लैडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष नामक सर्वोच्च अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस विभाग की कमान संभालना और नियमन करना था? मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष नामक सर्वोच्च अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस विभाग की कमान संभालना और नियमन करना था? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से किस विभाग की कमान संभालना और नियमन करना था? तो याद रखिएगा, कताई बुनाई और वस्त्र निर्माण विभाग की देखरेख करना और इसका नियमन करना था। क्वेश्चन 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका मुख्य उत्तरदायित्व जो है कताई बुनाई और वस्त्र निर्माण विभाग की जो है कमान संभालना और इसका नियमन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कुछ करों की प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करने के लिए एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कुछ करों की प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करने के लिए एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा, वित्त आयोग और फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, याद रखना है आप सभी को, अनुच्छेद 280 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने वाले सिलेंडरों में हीलियम गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण रक्त में इसकी किस प्रकृति को कम करना है? गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने वाले सिलेंडरों में हीलियम गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण रक्त में इसकी किस प्रकृति को कम करना है? तो याद रखिएगा, इसकी किस प्रकृति को कम करना है? तो
उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में इसकी बहुत कम घुलनशीलता को जो है कम करना है। उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में इसकी बहुत कम घुलनशीलता को जो है कम करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी की बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने पटना में बिहार नेशनल कॉलेज BNC के प्रांगण में किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की औपचारिक आधारशिला रखी थी। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी की बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने पटना में बिहार नेशनल कॉलेज BNC के प्रांगण में किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की औपचारिक आधारशिला रखी थी। तो याद रखिएगा किस नेशनल कॉलेज की यानी बिहार नेशनल कॉलेज BNC के प्रांगण में किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की औपचारिक आधारशिला रखी थी। तो याद रखिएगा किसकी औपचारिक आधारशिला रखी थी। तो बिहार विद्यापीठ के प्रांगण में जो है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की औपचारिक आधारशिला रखी थी बिहार विद्यापीठ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, यदि किसी साधारण लोलक सिंपल पेंडुलम को किसी कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट के अंदर ले जाया जाए जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा हो तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी साधारण लोलक सिंपल पेंडुलम को किसी कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट के अंदर ले जाया जाए तो जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा हो तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा उसका आवर्तकाल पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो है अनंत इन्फिनिट हो जाएगा, आवर्तकाल इन्फिनिट हो जाएगा अनंत। क्वेश्चन 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी को दिल्ली से पूरी तरह हटाकर लखनऊती बंगाल को अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाने का प्रयास किया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी को दिल्ली से पूरी तरह हटाकर लखनऊती बंगाल को अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाने का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा दिल्ली से पूरी तरह हटाकर लखनऊती बंगाल को अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाने का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा तुगलक वंश ने, तुगलक वंश गयासुद्दीन महमूद ने जो है लखनऊती बंगाल को अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुगलक वंश गयासुद्दीन महमूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, रसायन विज्ञान में परावैंगनिक किरणों UV रेज को पूरी तरह अवशोषित करने वाले विशेष चश्मों और धूप के चश्मों के लेंस बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान में परावैंगनिक किरणों UV रेज को पूरी तरह अवशोषित करने वाले विशेष चश्मों और धूप के चश्मों के लेंस बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा चश्मों और धूप के चश्मों के लेंस बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कुकरज कांच और सीरियम ऑक्साइड युक्त कांच का उपयोग किया जाता है। कुकरज कांच और सीरियम ऑक्साइड युक्त कांच का उपयोग किया जाता है चश्मों को धूप चश्मों के लेंस बनाने के लिए। चश्मों और धूप के चश्मों को लेंस बनाने के लिए कुकरज कांच और सीरियम ऑक्साइड युक्त कांच का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो पूर्व में पूर्णिया और कटिहार के साथ तथा दक्षिण में सीधे तौर पर झारखंड राज्य के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो पूर्व में पूर्णिया और कटिहार के साथ तथा दक्षिण में सीधे तौर पर झारखंड राज्य के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा दक्षिण में सीधे तौर पर झारखंड राज्य के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना है खगड़िया। क्वेश्चन नंबर 18 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खगड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को मोतिहारी कोर्ट में पेश होने पर भारी जन समर्थन को देखते हुए
किस ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा बिना किसी जमानत के वापस ले लिया था? वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को मोतिहारी कोर्ट में पेश होने पर भारी जन समर्थन को देखते हुए किस ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा बिना किसी जमानत के वापस ले लिया था? तो याद रखिएगा, बिना जमानत के वापस ले लिया था जेबी बस्ती ने। जेबी बस्ती जो है वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को मोतिहारी कोर्ट में पेश होने पर भारी जन समर्थन को देखते हुए किस ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा को बिना किसी जमानत को वापस ले लिया था? तो जेबी बस्ती ने जो है ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ जो दर्ज मुकदमा हुआ था उसको वापस ले लिया था। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा जेबी बस्ती। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 में पूछा रहा है, मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली में नेफ्रॉन की समीपस्थ संवालिक नलिका पीसीटी में सोडियम आयनों का पुनरावशोषण मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक परिवहन प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है? मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली में नेफ्रॉन की समीपस्थ संवालिक नलिका पीसीटी में सोडियम आयनों का पुनरावशोषण मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक परिवहन प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है? तो याद रखिएगा, किस वैज्ञानिक परिवहन प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है? तो सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जो है संपन्न होता है। क्वेश्चन 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध जगदल महाविहार स्थित था, जो पाल वंश के अंतिम दिनों में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना? बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध जगदल महाविहार स्थित था, जो पाल वंश के अंतिम दिनों में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना? तो याद रखिएगा, बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना रामपाल। प्राचीन काल का हिस्सा जो अब मुख्य रूप से अविभाजित उत्तर बंगाल बांग्लादेश सीमा के समीप है। रामपाल प्राचीन काल का हिस्सा जो अब मुख्य रूप से अविभाजित उत्तर बंगाल बांग्लादेश सीमा के समीप है। अंतिम दिनों में बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र बना था रामपाल, जो प्राचीन काल का हिस्सा जो मुख्य रूप से अविभाजित उत्तर बंगाल बांग्लादेश सीमा के समीप है। क्वेश्चन में 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को दुराचार के आरोप में हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना अनिवार्य है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को दुराचार के आरोप में हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, दुराचार के आरोप में हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 317 के तहत जो है मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना अनिवार्य है। क्वेश्चन 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, आधुनिक रसायन विज्ञान में गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपगेशन वर्ष 1803 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आधुनिक रसायन विज्ञान में गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपगेशन वर्ष 1803 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपगेशन जो है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा, जॉन डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार में बहने वाली बागमती नदी को नेपाल के काठमांडू घाटी में किस अत्यंत पवित्र और संस्कृति पहाड़ी श्रृंखला में उद्गमित माना जाता है? बिहार में बहने वाली बागमती नदी को नेपाल के काठमांडू घाटी में किस अत्यंत पवित्र और संस्कृति पहाड़ी श्रृंखला से उद्गमित माना जाता है? तो याद रखिएगा, अत्यंत पवित्र और सांस्कृतिक पहाड़ी श्रृंखला से उद्गमित माना जाता है। तो याद रखिएगा, शिवपुरी श्रेणी को उद्गमित माना जाता है। तो याद रखिएगा, शिवपुरी श्रेणी को उद्गमित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, प्रकाश के किस विशिष्ट गुण के कारण जब प्रकाश की किरणें किसी बेहद पतली पारदर्शी फिल्म जैसे साबुन के बुलबुले या तेल की परत पर पड़ती है तो वे चमकीले रंगों
का पैटर्न प्रदर्शित करती है। प्रकाश के किस विशिष्ट गुण के कारण जब प्रकाश की किरणें किसी बेहद पतली पारदर्शी फिल्म जैसे साबुन के बुलबुले या तेल की परत पर पड़ती है तो वे चमकीले रंगों का पैटर्न प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, रंगों का पैटर्न प्रदर्शित करता है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चमकीले रंगों का पैटर्न प्रदर्शित करती है जो प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा रहा है, मुगल सैन्य प्रशासन में मुस्तफी ए ममालिक नामक उच्च अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस कार्य की देखरेख करना था। मुगल सैन्य प्रशासन में मुस्तफी ए ममालिक नामक उच्च अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस कार्य की देखरेख करना था। तो याद रखिएगा, किस कार्य की देखरेख करना था। याद रखना है, राज्य के महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल के रूप में व्यय की जांच करना था। राज्य के महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल के रूप में जो है व्यय की जांच करना था। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, रसायनों के औद्योगिक उत्पादन में कास्टानर केल्नर प्रोसेस का उपयोग मुख्य रूप से किस अत्यधिक क्षारीय व्यावसायिक उत्पाद के निर्माण के लिए किया जाता है। रसायनों के औद्योगिक उत्पादन में कास्टानर केल्नर प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से किस अत्यधिक क्षारीय व्यावसायिक उत्पाद के निर्माण के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, कास्टानर केल्नर प्रोसेस का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस अत्यधिक क्षारीय व्यावसायिक उत्पाद के निर्माण के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान के अलावा नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है जो रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान के अलावा नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है जो रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, जो रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है मेघालय जो है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है जो रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में किस विशिष्ट तारीख को चौरी चौरा के हिंसक घटना से आहत होकर अपने ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन को पूरी तरह वापस लेने की घोषणा बारदोली में की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में किस विशिष्ट तारीख को चौरी चौरा की हिंसक घटना से आहत होकर अपने ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन को पूरी तरह वापस लेने की घोषणा बारदोली में की थी। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को पूरी तरह वापस लेने की घोषणा बारदोली में की थी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को की थी। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी पेप्सिन एंजाइम को अक्रिय पेप्सिनोजेन से सक्रिय पेप्सिन में बदलने का मुख्य कार्य आमाशय में कौन सा तत्व करता है। मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी पेप्सिन एंजाइम को अक्रिय पेप्सिनोजेन से सक्रिय पेप्सिन में बदलने का मुख्य कार्य आमाशय में कौन सा तत्व करता है। तो याद रखिएगा, पेप्सिनोजेन में से सक्रिय पेप्सिन में बदलने का मुख्य कार्य आमाशय में कौन सा तत्व करता है। तो जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, पाल वंश के किस प्रसिद्ध शासक के समय जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय राजा बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए दूत भेजा था। पाल वंश के किस प्रसिद्ध शासक के समय में जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय राजा बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए दूत भेजा था। तो याद रखना है देवपाल। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवपाल भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को यह निर्देश देता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस के लिए कार्य करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को यह निर्देश देता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस के लिए कार्य करें? तो याद रखिएगा आप सभी को, अनुच्छेद 51 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा रहा है, परमाणु विज्ञान में किसी परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ बांध कर रखने वाले प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के वाहक कण, फील्ड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? परमाणु विज्ञान में किसी परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ बांध कर रखने वाले प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के वाहक कण, फील्ड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, फील्ड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? तो पाई मेसोन होते हैं, पाई मेसोन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती डैम स्थित है, जो कैमूर पहाड़ियों के पानी को सिंचाई के लिए नियंत्रित करती है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती डैम स्थित है, जो कैमूर पहाड़ियों के पानी को सिंचाई के लिए नियंत्रित करती है? तो याद रखिएगा, जो कैमूर पहाड़ियों के पानी को सिंचाई के लिए नियंत्रित करती है, तो कैमूर रोहतास की सीमा जो है, कैमूर पहाड़ियों के पानी के सिंचाई के लिए जो है नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैमूर रोहतास सीमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है, यदि किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का तापमान लगातार बढ़ाया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का तापमान लगातार बढ़ाया जाए तो विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम का जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का जो प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा रहा है, ये दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा 50% कर दिया था और मुफ्त राज नामक विभाग से उसकी कराई से वसूली करवाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा 50% कर दिया था और मुश्ताक राज नामक विभाग से उसकी कराई से वसूली कराई थी? तो याद रखिएगा, मुश्ताक राज नामक विभाग से उसकी वसूली कराई थी, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है, रासायनिक रूप से सचरीन जिसका उपयोग मधुमेह के रोगियों के लिए कृत्रिम मिठास, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में किया जाता है, का सही रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक रूप से सचरीन जिसका उपयोग मधुमेह के रोगियों के लिए कृत्रिम मिठास, आर्टिकल स्वीटनर के रूप में किया जाता है, का सही रासायनिक नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में किया जाता है, का सही रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ऑर्थोसल्फोबेंजोमाइड। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑर्थोसल्फोबेंजोमाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो सफ़ेद बाघों, व्हाइट टाइगर्स के संरक्षण और कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो सफ़ेद बाघों, व्हाइट टाइगर्स के संरक्षण और कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उड़ीसा। व्हाइट टाइगर्स के संरक्षण और कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों के तहत भारत के नागरिकों के लिए कितने बुनियादी अधिकारों की सूची प्रस्तुत की गई थी, जो बाद में वर्तमान संविधान का आधार बनी? वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों के तहत भारत के नागरिकों के लिए कितने बुनियादी अधिकारों की सूची
प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा, नागरिकों के लिए कितने बुनियादी अधिकारों की सूची प्राप्त की गई थी। तो याद रखिएगा 19 अधिकार जो है भारत के नागरिकों के कितने बुनियादी अधिकारों की सूची प्रस्तुत की गई थी। 19 अधिकारों की सूची जो है प्रस्तुत की गई थी, जो बाद में वर्तमान संविधान का आधार बनी। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 अधिकारों की सूची प्रस्तुत की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा रहा, मानव शरीर में विटामिन B7 का बायोटिन की अत्यधिक कमी के कारण बालों का झड़ना और त्वचा रोग हो जाते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। मानव शरीर में विटामिन B7 बायोटिन की अत्यधिक कमी के कारण बालों का झड़ना और त्वचा रोग हो जाते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो अत्यधिक कमी के कारण बालों का झड़ना और त्वचा रोग हो जाता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखिएगा, इस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटिन है। बायोटिन के कारण जो है बालों का झड़ने का रोग जो होता है, इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, बायोटिन है इस विटामिन का रासायनिक नाम। बालों का झड़ना और त्वचा रोग हो जाता है, इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, बायोटिन है। क्वेश्चन नंबर 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।